अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सिंध पुलिस के अफसरान ने किसके इशारे पर छुट्टी की दरख्वास्त दी? क्यों वफाकी हुकूमत को दाल में कुछ काला नज़र आने लगा है? क्यों वज़ीर आज़म पर फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? सिंध पुलिस के आला अफसरान की जानिब से छुट्टियों की दरख्वास्त मौखर करने के फैसले के बाद ये सवालात अब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के वाक़े पर आर्मी चीफ के नोटिस और बिलावल भुट्टो से IG सिंध की मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला फ़िलहाल मौखर कर दिया है। सिंध पुलिस की जानिब से जारी मुताबिक ट्वीट्स में ये कहा गया है कि IG सिंध ने यह फैसला किया है कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त को फ़िलहाल इल्तवा में रख रहे हैं और उन्होंने मातहत अफसरान को भी ये हिदायत की है कि वो भी वसीतर कौमी मफाद और इंक्वायरी के नताइज आने तक अपनी छुट्टी की दरख्वास्तें 10 रोज़ के लिए मौखर कर दें। सिंध पुलिस की ट्वीट में यह भी कहा गया है कि आर्मी चीफ ने भी यकीन दहानी कराई है कि सिंध पुलिस का वक़ार बहाल करने के लिए वो गैर जानिबदार होंगे। सिंध पुलिस, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मशकूर है कि वो IG हाउस पहुँचे और यकजहती का उन्होंने इजहार किया। जबकि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की। एक तरफ मुराद अली शाह ये कहते हैं कि हुकूमत सिंध अपनी पुलिस के साथ मुश्किल घड़ी में खड़ी है और किसी भी सूरत में पुलिस का हौसला पस्त नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी ये कहते हैं कि कोई शुबा ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म फ़ौज को सियासी मामलात में मुलव्वस कर रहे हैं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होती तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता और उसको हल करता। पाकिस्तान रेंजर्स हैं और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ये दोनों इदारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जब वहाँ से कोई बात नहीं बनी तो चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फ़ौज के सरबराह से गुजारिश की। इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ़ौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख्यालात अपनी जगह, मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को तो सिंध पुलिस की छुट्टियों के हवाले से दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ज़रा सुनिए। आपने पुलिस को भी पोलिटिसाइज किया, आपने क्रिमिनल्स को भर्ती किया पुलिस की फोर्स में। फिर ये जो नाटक आपने रचाया जिसमें के कायद के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी सफदर अवान ने की, आपने ये भी कहा कि गलत काम हुआ है और जो केस हुआ था रजिस्टर वो भी आप ही की पुलिस ने किया था। आपने इस पूरे वाक़ये को एक सियासी वाक़या बना दिया है। बिलावल भुट्टो जाके मिलते हैं पुलिस वालों से और फिर वो उनकी छुट्टियां कैंसिल करवा देते हैं। तो मुझे तो उसमें कोई काफ़ी दाल में काला नज़र आता है कि इसमें सिंध हुकूमत का कोई बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का कोई रोल है। दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ ये कहते हैं कि हुकूमती वुज़रा के बयानात जो हैं ये जल्दी पर अब तेल का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी ज़िम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जल्दी पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। इससे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की। अब पीपल्स पार्टी तो कराची के इस वाक़े पर आर्मी चीफ के नोटिस को खुशाइन समझती है, मगर मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मौलाना फजलुर रहमान कराची वाक़े की इंक्वायरी के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा ये सुनिए। मेरे नज़दीक तो इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। फौरी तौर पर उन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे IG को और हमारे उनके मातहतों को मेहमान बनाकर ज़बरदस्त इनसे FIR कटवाए हैं और एक मेहमान की बेहुरमती की है कराची में। तमाम मुल्क में, तमाम सूबों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी फौजी अफसरान इंतजामी उमूर पर अपनी गिरफ्त रखते हैं और वहाँ के सिविल इंतजामिया को अपना माता समझते हैं, इससे दस्तबरदार होना। अब सवाल ये है कि क्या वाकई किसी साजिश के तहत सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी है?
सवाल ये भी अहम है कि सिंध हुकूमत माजी के जो आईजीज थे, एडी ख्वाजा और कलीम ईमान, उनके मसाइल में उनके साथ कभी क्यों खड़ी नहीं हुई। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या तहकीकात का जो मुतालिबा आज जो लोग कर रहे हैं, क्या वो इंक्वायरी रिपोर्ट को भी तस्लीम करेंगे। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली साहब, वैसे ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी सूबे के आईजी को मुबैना तौर पर उठा कर ले जाया गया हो, ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने मर्ज़ी का काम करवाने की कोशिश की गई हो, और फिर ये भी एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि एक अफसर के साथ यकजहती के सिलसिले में तमाम जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही खड़ा हो गया है। कल छुट्टियों की उन्होंने दरख्वास्त दे दी, बहरहाल आज उन्होंने फैसला जो है ना फ़िलहाल आईजी साहब के कहने पर मौखर कर दिया है। बात यह है कि अब अपोजिशन के एहतजाज से बात जा पहुंची है पुलिस के एहतजाज तक। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब को इनिशिएटिव इस मामले पर लेना चाहिए था? अपोजिशन ये कह रही है कि फ़ौज को वज़ीर आज़म साहब सियासत में मुलविस कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि सिंध के वज़ीर आला को कॉल करते, खुद कहते कि मैं इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि विफाक की हुकूमत को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए था? एक तरफ हम सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही इदारों को जो है ना वो बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑलवेज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। 18वीं तरमीम के बाद और ख़ासकर पीपल्स पार्टी इस बात का बड़ा वो बात भी करते हैं इस पर। ये इशू जो हुआ है तो ये एक ऐसा है जो जिस तरीके से हैंडल हुआ है शायद वो इससे बेहतर होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ाहिर है जब एक डिमांड उनके चेयरपर्सन की तरफ से, चेयरमैन के लेवल से आई है तो उसको एक्नॉलेज किया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने, और रियासत ने यकीन दहानी दिलाई है रियासती इदारों ने कि इंशाल्लाह जो भी इसका मुनासिब इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी वो आ जाएगी सामने। मैं समझता हूँ अभी इस पर मेरा ज़्यादा डिस्कस करना क़ाबिल वक्त है क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन तो इसकी है नहीं। वो जब आ जाएगा तो सामने आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ देखें व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस, हुआ क्या। बेसिकली मसला तो बना ही इन लोगों से ना। क्या ज़रूरत है आपको वहाँ कायद, उसको तो माफ़ कर दें जो कायद आज़म के ख्वाब तो अपने चकनाचूर कर दिए, उनकी क़ब्र को तो माफ़ कर दें। वहाँ आप क्यों इस तरह करते हैं? हमारे खिलाफ बात होती है कि इमरान खान साहब गए थे, वहाँ भी नारेबाजी वगैरह हुई थी, तो इमरान खान साहब तो बड़ी मुश्किल से अंदर भी प्रॉपर नहीं पहुँच पाए थे और कारकुनों ने शोर वगैरह किया था। लेकिन जब एक लीडर जाके करता है और आप फिर किस चीज़ की स्लोगनियरिंग कर रहे हैं, उससे एक सैंक्टिटी टूटती है। तो मैं समझता हूँ कि उधर से मसले मसाइल बने। मैं जब बहुत सी बातें होती हैं तो मामलात उलझ जाते हैं। मैं क्लियर कट कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखें, अगर किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पहला काम तो मेरे ख्याल में ये हम करें कि खुदारा वो लोग जो यहाँ गोलियाँ खा रहे हैं हमारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए, खुदारा उनको अपने जो है अपनी सियासत में उनको ना घसीटें। वी शुड नॉट वॉश अवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। पाकिस्तान में ये कोई आज नहीं, ये कोई बात चली है सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की, ये 3-4 दहाइयों से ये बातें चल रही हैं। पहली हमारी जो टेक ओवर थी वो 1960s में थी, जनरल अयूब साहब के ज़माने की, 1958 में थी, सॉरी। तो ये कोई आज नहीं कोई ये सारा हुआ, और ये कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई बहुत जो है कोई 200% किस्म की जमहूरियत चल रही थी और अचानक मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत से निकल गए और जो है अब उनको सब कुछ याद आ गया। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मसाइल सारे रहे हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, यहाँ डेमोक्रेसी भी रही है, और बतदरीज मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि बतदरीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत हुआ है। 1999 का जो वाक़या हुआ बदकिस्मत, मैं उसको बदकिस्मत कहूँगा, जो भी हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन उस वक्त वो नहीं होना चाहिए, हुआ। 2002 में एक डेमोक्रेसी एक तरह की आई जो कि एक तरह से मैं उसको कहूँगा कि उस तरह से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन एक सियासी हुकूमत आई। तो ऐसे वाक़यात से जमहूरियत कमज़ोर नहीं हो रही है। मियाँ साहब की हुकूमत आई, 5 साल पूरे हुए। अगर विफाक ने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया, विफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, मान लिया, फिर सिंध हुकूमत के इख्तियारात को चैलेंज किसने किया?
देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो इश्यूज़ हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल लेवल पे डील करें, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई कर सकता है या करे, चाहते या ना चाहते, वो ये है कि इन इश्यूज़ में आप अपनी मिलिट्री को बीच में घसीटें, हर चीज़ में घसीटें। हमें भी नहीं डिस्कस ज़्यादा करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए, हसास इदारों को भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में सियासी इश्यूज़ में जो सियासी इश्यूज़ जो हैं वो अवामी प्लेटफॉर्म पे अवाम के मसाइल पर डिस्कस होती है, हुकूमत की पॉलिसीज़ क्रिटिसाइज होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आप बिहाइंड द क्लोज डोर बैठ के हल करते हैं, मसले मसाइल पे डिस्कस करते हैं। ऐसे कहीं नहीं होता कि साबिक 3 बार का वजीर आजम जो है वो आपके सिपा सलार को वहां से ललकारे मारे। अगर इतना ही आप में हिम्मत दम है तो इधर आए, बात करें। आप हिंदुस्तान में बैठ के करें। मैं ही समझता हूं कि इस वक्त जो है मरकजी फेडरल गवर्नमेंट एहतियात से काम ले रही है। हम चाह रहे हैं कि ये चीज जो है ये ज्यादा उलझे ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, इसमें मैं ये भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से भी मैंने रिस्ट्रेंट देखा है। वहाँ से भी उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह की ज़बान अभी नहीं बोली गई जो कि वहाँ बोली गई जब मियाँ नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें, हुकूमती इदारों के खिलाफ ज़रूर बात करें, लेकिन रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड ना करें। पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है। बात आप भी करें ना, बिल्कुल सही, फौज को सियासत से दूर रखना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्ड ना करें, ये जो नवाज शरीफ कर रहा है। मामलात में फौज को नहीं घसीटना चाहिए। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि क्या वज़ीर आज़म को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए क्या खुद से वज़ीर आला सिंध को कॉल करके इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? जाहिर है आईजी किसका एम्प्लॉई होता है? विफाक का एम्प्लॉई होता है ना। आईजी को मुबैना तौर पर उठाकर लेके जाने का मामला था ना, तो जाहिर है विफाक का भी तो ताल्लुक बनता है ना अली मोहम्मद खान साहब, तो इंटरवीन करना चाहिए था। आप नहीं समझते? इस वक्त जो सिचुएशन है, देखें, प्लीज डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। ख्याल की जन्नत से हम सब निकलें। और हकीकत इस वक्त क्या है? हकीकत यह है, मैं बरमला ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन इस वक्त मुनाफिकत की सियासत कर रही है। उसकी वजह क्या है? हिपोक्रेटिक सियासत कर रही है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप इस सिस्टम पे नो कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ सिस्टम से आप पूरा फ़ायदा भी लें। सिंध में आपकी हुकूमत है, लेकिन आप कहते हैं कि जनाब यहाँ पे धांधली हुई है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट की और वहाँ के उन्हीं की इलाकों की जमातों की ज़्यादा हुकूमत है। वहाँ तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के बड़े कम लोग हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन वहाँ जो है मुकाबला तो पीटीआई या जमीयत उलमा इस्लाम का या पीटीआई या नून का नहीं था। वहाँ तो आपका पीके मैप का या जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला हुआ है या नेशनलिस्ट पार्टीज़ का और वहाँ की और किसी दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी का मुकाबला हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपके लोग जीते हैं वहाँ धांधली नहीं हुई। जो बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के जीते हैं या इसी सिस्टम के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब सदर का इलेक्शन लड़ते हैं, तब सारा सिस्टम ठीक था। लेकिन जब वो हार गए तो फिर कहते हैं कि देखिए ये पिक एंड चूज छोड़ें। और एक और भी चीज़, बेसिक नैरेटिव क्या है? बेसिक नैरेटिव ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है, आपके साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। ठीक है, अच्छा हो गई है, ठीक, तो आप 2 साल सो रहे थे। ये भी आप एक और चीज, हकीकत ये भी है ना अली मोहम्मद खान साहब, वजीर आजम साहब ऑपोजिशन से तो बात करना पसंद नहीं करते। तो मेरी कुछ सीटें होंगी जिस पे धांधली हुई होगी। देखें, आसमानों में तो धांधली नहीं होती ना। हाँ। अगर कोई धांधली हुई है तो मेरी कुछ सीटें होंगी ना जो मैं जीत रहा था, मैं मेरे से छीन ली गई, तो उसकी तादाद से पता लगेगा कि कितनी सीटों पर मेरे साथ हुई है। सही। इस वक्त आपकी 2013 के मुकाबले में आधी पिटिशंस हैं और मुस्लिम लीग नवाज जो इसका बड़ा डोल डाल रही है। उनके मैं फिगर्स आपके सामने रख दूं, आप तो थोड़े जल्दी कर रही हैं। फिगर्स से चीजें क्लियर होती हैं, फैक्ट्स फिगर्स से बात करनी चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन हवाओं में बात नहीं करनी चाहिए। देखें, 240 सीटें हैं आपकी कौमी असेंबली की इलेक्टेड सीटों में से, और अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो उसकी 170-175 तक सीटें होनी चाहिए। हाँ। कम से कम एक जमात जो एलाइज के साथ मिलकर बनाती है तो 100 से ऊपर उसकी कम से कम हो, जिस तरह इस वक्त हमारी है या माजी में नवाज शरीफ साहब की जमात की थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ की जमात ने, मुस्लिम लीग नवाज ने कुल पिटिशंस ही 11 की हैं। इसका मतलब है कि आपकी क्लेम ही 11 सीटों पे है कि आपके साथ 11 सीटों पे दांधली हुई है। तो अगर 11 आपको मिल भी जाए तो मुझे बताएं कौन सी किधर आपकी हुकूमत बनती थी। असल में मसला ये है, सुन लें अब आखिरी बात, असल में मसला ये है, असल में मसला धांधली नहीं है। इनको पता है कि इलेक्शन फेयर एंड स्क्वेयर ही हार गए, वो तो 2013 में भी हार गए थे, लेकिन बहरहाल फैसला हमारे खिलाफ है, हमने सर तस्लीम खम किया। असल मसला है NRO, दे वांट अ रिलीफ।
इन द केसेस जो उनके खिलाफ हैं, जो बहुत कम हमारे दौर के हैं, इन्हीं के दौर के केसेस हैं। ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो, हमें जो हमने माली गनीमत जमा किया है खुदारा उसको आप ना छेड़ें, क्योंकि हमने अपनी जवानियां बर्बाद की, दाढ़ियां लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम साहब ऑपोजिशन से बात करना पसंद ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि उन पर करप्शन के इल्जामात है, वजीर आजम साहब उनसे बात करना पसंद ना करें। गिलगित बल्तिस्तान का मसला होता है, वजीर आजम साहब चीफ साहब को कहते हैं कि आप बुलाएं जी ऑपोजिशन को, आप इनसे जो है ना वो जाकर बातचीत करें। मेरी बात का मुझे जवाब दें जी। नहीं, एक मिनट, मेरी बात का मुझे जवाब दें। मैं फिर दोबारा आपको ये कहूंगा, प्लीज डोंट लिव इन आइडियल्स वर्ल्ड। रियलिस्टिक बात यह है कि मैं इस वक्त 92 न्यूज़ पे शाजिया ज़ीशान साहिबा के प्रोग्राम में बैठा हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको एंकर मान के आपको जवाब दे रहा हूं। अगर मैं आपको आपके प्रोग्राम में कहूं कि आप तो एंकर नहीं है, आपको किसने बैठा दिया, लेकिन फिर भी मेरे से सवाल हो कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक तरफ वो कह रहे हैं भाई जान आपको हम वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, आपसे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो हैं, आपको जिस तरह के अलक़ाबात मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब खान साहब को देने हैं, मरीम नवाज साहिबा, इसके बाद रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन आप देखें ना, जब वज़ीर आज़म साहब भी मुंह पर हाथ फेर कर कहेंगे कि तुम आओ, मैं देखता हूं आप तुम्हें कैसे रखते हैं। पहले दिन क्या हुआ था, उन्होंने आना भी होगा, तो आपको क्या लगता है वो आएंगे? देखें पहले दिन क्या हुआ था, कौमी असेंबली में पहले दिन क्या हुआ था। दानली की तो हमें भी शिकायत थी ना 2013 में, जब नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया और वज़ीर आज़म की स्पीच की, तो क्या हमने जाके उनके उधर माइक में चीखें मारी थी? लेकिन आप मानते तो आप भी उस असेंबली को नहीं थे क्या? पहले दिन ही हमारी परफॉर्मेंस खराब थी उस असेंबली को। अली मोहम्मद खान साहब आते थे, इमरान खान साहब असेंबली में नहीं आते थे क्योंकि कहते थे जाली असेंबली है ये। हमने वो अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड कभी नहीं इख्तियार किया, लेकिन हमने कभी वो नहीं किया जो इन लोगों ने किया। पहले दिन ही इमरान खान साहब को देखें, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है, ये सुन लें मेरी बात, जब किसी पंजाब के या हमारे इलाकों में कहीं कोई चौधरी लोग नहीं होते, ये चौधरी आपस में लड़ते लुड़ते हैं ज़मीनों पे, लेकिन जब कोई उनका कोई हारी किसान उधर से कोई तालीम हासिल करके बड़ा आदमी बनता है या कुछ करता है, सारे उसके खिलाफ एक हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी में से नहीं होता। ये इमरान खान साहब और हम लोग आउटसाइडर हैं, ये 40 साल से आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ एक इसलिए है, हमारे खिलाफ एक इसलिए कि उनको पता है कि थानेदार जो है वो ईमानदार आ गया है। तो थानेदार जब ईमानदार आ गया तो फिर इधर उधर के लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ऑपोजिशन के साथ ऐसा रहेगा, ऑपोजिशन का रवैया हुकूमत के साथ ऐसा रहेगा, आपको नहीं लगता? देखें अगर आप मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, नहीं इंतशार की तरफ कोई नहीं जा रहा, कोई पाकिस्तान की इट्स नॉट अ बनाना रिपब्लिक, किसी का बाप भी पाकिस्तान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं, इट्स अ टिट फॉर टैट। ये हो नहीं सकता कि हम एक हद तक हम बर्दाश्त करेंगे, हद तक सब्र करेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमें तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों को ललकारेंगे और हिंदुस्तान का नैरेटिव मजबूत होगा। आज सारा दिन हिंदुस्तान में क्या चला है? ये वही नैरेटिव नहीं है जो इन लोगों ने दिया है। आपका साबिक वज़ीर आज़म क्या कहता है? साबिक वज़ीर आज़म अपनी स्पीच के एंड में क्या कहता है? सुने मेरी बात, सुने मेरा भी, अपनी स्पीच के एंड में कहता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता है, सुने ना, पूरी पाकिस्तानी कौम को मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि खड़े हो जाओ, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। किसके खिलाफ? पाक फौज के खिलाफ। यार शर्म आनी चाहिए। आप सीसा पिलाई हुई दीवार उनको बनाए अपने यार नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसकी फौज के खिलाफ। ये क्या बात है? कौन सा नैरेटिव है? क्या जुल्म किया पाकिस्तान ने आपके खिलाफ? अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालें, लेकिन किस तरह आप पाकिस्तान के दिफा के इदारों किस तरह टारगेट कर सकते हैं? दो हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन जो कराची में हुआ, आपको नहीं लगता कि इससे ऑपोजिशन का ये जो बयान है, ये अभी जो है ये पैदा हुए हैं पाकिस्तानी सिस्टम, इन्होंने अभी देखा है। जब ये हुकूमतों में इसको ठीक करते ना, इसको ठीक करते, रिफॉर्म्स करते, क्या अकाउंटेबिलिटी पे रिफॉर्म्स किए? ये नैब का जो रोना ये रोते हैं, नैब पे कौन सा रिफॉर्म किया? इलेक्शन कमीशन पे कौन सा रिफॉर्म किया? अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को वीक किया, नैब के सिस्टम को जो है, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म, उसको जो है आपने वीक किया। आप मुझे बताएं, मिलिट्री इंबैलेंस को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत ने क्या किया? डॉन लीक्स किया। आपका तो कारनामा डॉन लीक्स है। हम कम से कम आपकी एक ऐसी हुकूमत है जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और उसके इदारों के बीच में कोई गैप नहीं है, सारे एक पेज पे हैं। और मैं बता दूं, ये नवाज शरीफ और ये जरदारी साहब उनके लोगों को, आप चाहे कुछ भी कर लें, ये पाकिस्तान बदलने जा रहा है। और याद रखें 2023 में यही आदमी इंशाल्लाह आपका वजीर आजम होगा, इमरान खान, जिसका नाम है, जिसको पूरी कौम चाहती है। मुश्किलात हैं, महंगाई है, लेकिन वो मुश्किलात भी बड़ी लोगों पे आती हैं, बड़े कौम पे आती हैं। जितना बड़ा चैलेंज था उतना बड़ा लीडर अल्लाह ताला ने इस कौम को दिया है। और इंशाल्लाह ये सिंध की भी खबर रखें, इंशाल्लाह कराची में हमारा वजीर अल्लाह ताला के हुक्म से उधर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है,
वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज ये कहा कि वज़ीर आज़म इस सारे मामले पर खामोश हैं, वो फ़ौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि फ़ौज को इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई वज़ीर आज़म ने तो नहीं कहा, ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है। एक तरफ हम लोग सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं इदारों को जो है ना अपने मसाइल को हल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए बोलते हैं। क्या ये मुतालिबा आला जुडिशरी से नहीं हो सकता था? क्या ये मुतालिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से नहीं हो सकता था कि जो कुछ कराची में हुआ है भैया आप देखें कौन हमारे इख्तियारात को चैलेंज कर रहा है, आके आप इन्वेस्टिगेट करें। डायरेक्ट आप लोग चले गए फौज के पास और आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालिबा कर दिया कि आए भाई इन्वेस्टिगेट करें आके। देखें जो कुछ शाजिया मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो कुछ कराची में हुआ है, जो इस वाक़या हुआ है, उसके मतलब जो बातें सुनी हैं उससे तो उसी मुनासबत के हिसाब से तो उनका ये मुतालबा गो आईनी तौर पे ये बात ठीक है। इसकी जो आप बात कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आगे बढ़ते और कहते हैं कि यार ये जो बात इतनी बड़ी हो गई है, मैं उसकी इंक्वायरी कराता हूँ, कोई कमेटी बनाता हूँ या कोई जुडिशल कमीशन मुकर्रर करता हूँ, किसी जज को वो मुकर्रर करते हैं, वही कर सकते हैं। और जुडिशरी को भी कहते हैं, तो मेरा ख्याल है जुडिशरी भी अपने तौर पे तो नहीं है, रह जाती है बात चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो कर सकता था। एक लगता सुप्रीम कोर्ट को कि इसकी आप देखें या हाई कोर्ट के किसी सिंध हाई कोर्ट के जज को। लेकिन लगता है ऑपोजिशन की जो तसल्ली है वो आर्मी चीफ की यकीन दहानी पर यह हुई है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम गैर जानिबदार होकर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। शायद वजीर आजम साहब कहते तो आप लोगों को तसल्ली नहीं होती। नहीं, ये बात नहीं है। जो अभी तो इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है, उसमें पता चलेगा कि कौन मुलव्वस है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही है। एक वो जो हमारे साबिक गवर्नर हैं ज़ुबैर, उन्होंने एक स्टोरी बयान की है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनसे क्या बात की, और चीफ मिनिस्टर सिंध ने रात 1 बजे जो मिस कॉल थी और जो उसने जवाब दिया तो उस वक्त तो उन्होंने क्या फरमाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब सुबह मैंने बात किया तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, वो आपने सुनी कहानी। तो ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त है मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वहाँ रेंजर्स भी अंडर आर्टिकल आई थिंक को कौन सा आर्टिकल है 145 है या कोई के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको रिक्विजिशन की हुई है कराची के लिए, तो उसका ज्यादा रोल है वहाँ पे। तो अभी इंक्वायरी होनी है, वो हम सारी चीजें सब आपको नहीं लगता कि इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि कौन है जो इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अगर देखे ना, मैं शाजिया बात इंक्वायरी रिपोर्ट पे आ जाएगी कि अगर तो वो बात दुरुस्त है जो चीफ मिनिस्टर ने बात की है ज़ुबैर साहब के साथ, तो फिर समझ आपको आ जाएगी कि अदारों को कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर और किसने भेजा उन लोगों को। अगर जो IG के मतलब बात होती है क्योंकि घर का गिरोह किया गया या उनको अबडक्ट किया गया, जो लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल वो करते हैं, तो अगर कोई और बात है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर ये पता चल जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो मैं कभी ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि PDM के इत्तेहाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई हो? इस फिर बात भी आ जाती है शाजिया, आप समझ रही है बात को, कि अगर दरार डालने की कोशिश की गई है तो किसने ये किया? किसने ये कोशिश किया कि दरार डाली जाए? ये PDM में एक कोई गैप आ जाए, इनकी कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाए एक दूसरे पे। कि बिलावल ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कुछ हैंडल किया है और हमारी तरफ से भी हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है
पीपल्स पार्टी पे कि उनकी तरफ सियासी कोई हरकत नहीं हुई होगी कि जिस वो, क्योंकि उनको जो बात करते हैं, आज भी सिंध असम्बली में जो चीफ मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने कहा जी हमें हर चीज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी ज्यादा अजीज अपनी इज्जत है और अपने मेहमानों की इज्जत है। तो बात को उस पे हमें एट द फेस ऑफ इट जाना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो बात रह जाती है, फिर बात इस वक्त मेरा हाल है हमें इस कंट्रोवर्सी से निकलना चाहिए और एक साइड पे हो जाना चाहिए जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती। क्योंकि पीडीएम के बाकी जलसों में नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, क्योंकि कराची में तो नहीं करने दी गई। जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि तकरीर करें नवाज शरीफ साहब। मौलाना साहब के ज़रिए उन्होंने पैगाम भी भिजवाया और कहा कि इस तरह का जो बयानिया है वो पीपल्स पार्टी की नहीं उठा सकती है इसका बोझ। तो बाकी जलसों में तकरीर करेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए ना, यही एक बात है, जैसे आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह साइड बाय साइड दो चल रही होती हैं, नैरेटिव चल रहा होता है। या एतजाज हसन साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी GHQ से ने किसी से ने फ़ोन किया, ब्रिगेडियर ने, आपने सुना होगा एतजाज हसन का जो स्टेटमेंट है जो टीवी पे आया है उसका इंटरव्यू, वो आपने सुना होगा, शायद आपके टीवी पे था या किस पे था। दूसरा वो बात चल रही है कि जी वान जरदारी साहब ने या मौलाना साहब ने कहा है कि PDM में आपकी तकरीर को इतना बोझ नहीं उठा सकती। तो अभी इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? ऐसी कोई हकीकत है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने उस दिन तकरीर क्यों नहीं की कराची जलसे में? मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही कोई फैसला किया होगा। देखिए, जरूरी नहीं कि वो हर जलसे में खिताब करें, ये जरूरी नहीं कि वो बहुत जाहिर है कराची का एक मेन जलसा था, बड़ा जलसा था। नहीं, मैं देखे ना, अब मैं नहीं, मेरी मियाँ साहब से तो बात नहीं हुई ना, कोई उनकी तरफ से कोई आया कि मैंने, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है वो यह है कि उन्होंने खुद ये फैसला किया था कि मैं स्पीच यही नहीं करूंगा। अच्छा। अब कोयटा करते हैं, उम्मीद है कि वहाँ करेंगे। मैंने पढ़ा है कि वो वहाँ स्पीच, क्योंकि किसका स्टेटमेंट था, बयानिया वही होगा जो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने अपनाया तकरीर करते हुए। बयानिया वही होगा, बयानी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुझे ये इसका भी कि नहीं कुछ मैं कह सकता, क्योंकि स्पीच अब क्या कंटेंट्स उसके होते हैं, नया क्या वो नया इशू उठाते हैं, तो वो कोई भी नहीं कह सकता। जो वो स्पीच करते हैं, मेरा किसी को भी नहीं पता होता उनकी स्पीच से पहले कि वो स्पीच क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि जब ABC में भी स्पीच हुई थी तो उस वक्त भी मेरा किसी को नहीं पता था, हमें तो इल्म नहीं था। और एकदम जो है ना वो बॉम्बशेल गिरता है और पार्टी के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसी तकरीर कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, इसलिए पता नहीं होता। साथ सुनते हैं उनकी तकरीरें और सारा देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब ऐसे। एक उन्होंने एक बात जो करते हैं उसकी स्याको स्वाग में समझने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। लेकिन ये जो बात है, मैं अभी आपके पहले सुन तो रहा था, मैं चले नहीं था, लेकिन मुझे आवाज आ रही थी अली मोहम्मद खान साहब की जी। मुझे बताएं, मैं उस पर अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बात कर दूं। अली मोहम्मद खान साहब जो बात कर रहे थे कि जी टिट फॉर टैट और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन लिटरेरी बेंचेस की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साथ लेके चले। ये किस तरह कहते हैं कि हमने एक तो धांधली की बात करते हैं, हुई नहीं है। मैं तो ये आप लोग, मेरा जो गली में कोई छोटा बच्चा है ना, उसको भी पता है कि किस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, उसको तो डिस्कस करना मेरा ठीक नहीं। ये 4 इलेक्शन कहते थे या कुछ कहते थे, मैं कहता हूँ एक खोल ले। मैंने 10 दफा चैलेंज किया, आप कहते हैं सारे खोल दूंगा, इनके लीडर का था, अब भी खोल दे। मैं उसको देता हूँ ये खोल दे, एक हल्का सिर्फ खोल दे, अगर वो ठीक हुआ तो हम समझेंगे कि इलेक्शन ठीक हुआ। बिल्कुल हम ड्रॉ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब,
कराची के जलसे के बाद जो कुछ हुआ, मज़ार कायद पर नारेबाजी, उसके बाद फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर जिस तरीके से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि आईजी सिंध को उठा कर ले गए और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाया गया, फिर उसके बाद पुलिस वालों के जो है ना वो छुट्टियों की दरख्वास्तें, उनका हम कह रहे हैं हमें रिडिक्यूल किया गया, हमारा मोरल डाउन हुआ। इस सारी सिचुएशन के बाद आप ये एनालिसिस ये करते हैं कि सारे मामले को मिस हैंडल किया गया, इसको अच्छे तरीके से भी तो हैंडल किया जा सकता था। देखिए, पहली बात तो ये कि आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया कि उनके बर वक्त एक नोटिस से और टेलीफोन से जो बिलावल को भी किया और आईजी से भी बात हुई उनकी, तो उससे ये एक वक्ती तौर पर ये बुरान टल गया। हाँ। लेकिन ये बुरान टला नहीं, क्योंकि अब सियासत शुरू हो गई है इस पर। और जो एज़ यूजुअल होता है कि हमारा कोई भी हो, कोरोना हो, सी पैक हो, टड्डी दल हो, मर्ग हो, जनाजा हो, कब्र हो, कुछ भी हो, हम सियासत उस पर करते हैं, वो सियासत शुरू हो गई। दूसरी बात यह कि मज़ार कैद पर जो बदतमीज़ी और बद तहजीबी की गई, पागलपन किया गया, वो अफसोसनाक है। मरियम नवाज़ के होटल कमरे में जिस तरह वो लॉक तोड़ा गया, वो अफसोसनाक है। आईजी सिंध कहानी के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जो अफसोसनाक हैं, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि आईजी सिंध को किडनैप नहीं किया गया, अगवा नहीं किया गया, ये मुबैना तौर पर ये सारी सियासत है। और आईजी जबरदस्ती लेकर गए, ये कहा जा सकता देखा हुआ है, उसको लगता है कि वो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, वो उधर बहुत सारे उनके सुना जा रहा है मुबैना, उनके लॉन में भी बैठे रहे, उनके दूसरे उनके जो कैंप ऑफिस है वहाँ अंदर भी बैठे रहे, फिर उसके बाद वो जो उनके साथ भी गए और वहाँ रहे भी, और इधर उनका रोज़ आना जाना होता था। और ये अच्छा, अब ये है कि ये कोर कमांडर कराची, मैं इस पे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोर कमांडर कराची तहकीक हो रही है और मुझे उम्मीद है कि वो उसके हक़ाइक़ सामने आएंगे। और आर्मी चीफ़ ने कहा है कि जिसकी भी हमारे एंड पे किसी का कोई भी मुलव्वस हुआ उसको सज़ा मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं इस पूरे सीन, इस पूरे सिनेरियो में से, मंजर में से वज़ीर आज़म गायब रहे। हाँ। वज़ीर आज़म का कोई अता पता नहीं लगा कि किधर है, किधर थे, किधर हैं, आपको लगता है उन्हें इंटरवीन करना चाहिए था खुद से? जो आइन, जमहूरियत, हाँ बिल्कुल करना चाहिए था, और उनको भी करना चाहिए था। और फिर बिलावल साहब को भी खुद ना फ़ोन करते, अगर सारों की अनाएं, ज़िद्दें और इतनी बड़ी हैं, तो किसी के ज़रिए, मुराद अली शाह के ज़रिए किसी को फ़ोन करवाते कि ये हो गया है। तो आप, चूँकि आप मुराद अली शाह कहते हैं कि उन्हें खुद हमें फ़ोन करना चाहिए था और बज़ाते खुद कहना चाहिए था कि मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। यहाँ पहले तुम के चक्कर में सब लगे हुए हैं। मुराद अली शाह से पहले ये तो पूछे ना कि जिस रात आईजी उनको कह रहे थे कि मुझ पे दबाव है या ये एफआईआर मुझे कहा जा रहा है दर्ज होने के लिए, तो मुराद अली शाह ने उस वक्त क्या कहा था? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड और सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं, टाल मटोल वाला मुराद अली शाह। अगर मुराद अली शाह उस रात कोई डिसीजन ले लेते कि भाई ठीक है एफआईआर कर दें, या मुझे बात करने दें, मैं बात कर लेता हूँ, एफआईआर अभी ना करें, या कुछ भी हो, तो फिर ये मामला ही ना होता। मुराद अली शाह तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रात भी गायब रहे, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो उनका हाल था वो भी आप देख चुके हैं। दूसरी बात मैं एक ये करना चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई गरीब आदमी मज़ार कायद पे अगर ये करता, ये पागलपन, तो क्या उसको सीधा वहाँ से वो होटल जाता कि थाने जाता? दूसरी बात यह कि अगर कोई गरीब आदमी होता तो ये चादर चार दीवारी पर जिस तरह सहाफ़त, सियासत, पीडीएम, सिंध और ये सारे खड़े हो गए, इस तरह खड़े होते ऐसे सारे। नारेबाजी, हुल्लड़बाजी पीटीआई के कारकुनानों किसी भी महकमे की है वहाँ पर, वो तो जेल नहीं गए। नहीं की, नहीं कोई, नहीं बिल्कुल नारेबाजियां होती रही हैं। और बड़ा नैरेटिव है, कभी कोई एक नहीं, ये कभी कोई एक ऐसी वीडियो में अभी तक मुझे दिखा दें जिसमें किसी ने दरवाजा खोला हो, खोल कर अंदर दाखिल हुआ, कब्र पर खड़ा हुआ और नारे ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं कोई एक मुझे वीडियो दिखा दें। नारे लेफ्ट राइट होते थे, लेफ्ट राइट होते थे नारे। यानी आप हमारा ये है ना कि जो एक चला देता है कोई साफी, कोई सियासतदान, उसी के पीछे चल। एक वीडियो भी मुझे नहीं मिली जिसमें कोई इमरान खान, कोई और बंदा अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा खोला कब्र पे और घूम के उसने नारे मारे हों।
और फिर जो पीछे नारे जो लगे, जो और नारे लगे, उन नारों के जवाब में, वो नारे कभी हिस्ट्री में मिज़ार कायद पर किसी ने मारे हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात है, किसी की भी तज़हीक नहीं होनी चाहिए किसी भी महकमे की, लेकिन मुझे एक बताएं, सिंध पुलिस की तज़हीक, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब इंक्वायरी आ रही कि सिंध पुलिस थी है क्या, माफिया कौन होता है, ये आईजी साहब का अपना किरदार क्या है, ये ओमनी ग्रुप में इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये बाकी वीडियोस कहानियाँ क्या हैं, बाकी मंथलियाँ कहानियाँ क्या हैं, बाकी ईरानी तेल का कारोबार क्या है, बाकी पेट्रोल पंप कहानियाँ क्या हैं, बाकी बिल्डर्स के साथ कारोबार क्या है, बाकी सारा ये छोड़ दें, एक साइड पर रख दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क से पूछना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि मुझे बताएँ कि पुलिस का महकमे की तज़हीक होगी, मोराल गिर गया, क्या इस मुल्क में फ़ौज की भी कोई इज्जत है, फ़ौज के भी कोई मोराल है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ये पिछले 26 महीनों से जो फ़ौज की बेइज्जतियां कर रही है ये हमारे ये जो जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत के हुस्न के नाम पे, ये इससे फ़ौज का मोराल बुलंद हुआ होगा? नंबर 2, गुजरांवाले एक जलसे में एक नाअहल सज़ा याफ्ता इश्तिहारी जो उसने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जो तज़हीक की, उसके बाद मुझे बताएं कि कोई ये सहाफ़त उनके साथ खड़ी हुई, ये सियासत उनके आर्मी चीफ के साथ खड़ी हुई, ये इसी तरह इज़ारे यकजहती के लिए जिस तरह बिलावल वहाँ गए आईजी हाउस, तो इधर कोई आया उनके घर इज़ारे यकजहती करने के लिए? और मैं सिर्फ आपके इदारों के दरमियान तसादुम करवाने की, दरार डालने की कोशिश हो रही है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं इस पे आता हूँ, 20 सेकंड सिर्फ लूंगा। 2 इल्ज़ाम लगाए नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे नाअहल करवाया गया, सजाएं दिलवाई गई। 3 साल के बाद याद आया उनको कि मुझे किसी ने नाअहल करवाया है, सजाएं दिलवाई हैं। इसके दौरान वो एक्सटेंशन वोट उनको दे चुके थे। फिर मुझे हरवाया गया, भाई हरवाया गया। आपको पता था कि आरटीए सिस्टम बैठ गया, फार्म 45 नहीं मिला, गिनती में गबन हुए हैं, तो आप असम्बलियों में ना बैठते, बाइकआउट कर देते, बाहर निकल जाते। ये है जब तरला मिन्नत प्रोग्राम फेल होता है, कासिद फेल होते हैं, कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर अपने हुजम अपने मुंह से बड़ी। और याद रखो, खुदा की कसम मैं एक बात बता रहा हूँ शाजिया, ये इस पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये अगर ये किसी दिन ये फौजियों ने, अफसरों ने देने शुरू कर दिए कि हमें छुट्टियों पे भेज दिया जाए, हमारी तज़हीक होती है, तो दुश्मन तो लुडियां डालेगा, आपका कख नहीं रहेगा। बिल्कुल। आपके से तो कराची के नाले साफ नहीं होते, नाले लई साफ नहीं होते, आप तो किसी जोगे नहीं हो, किसी जोगे होते तो रंजीत सिंह से ज्यादा हुकूमत की पंजाब में 26 महीने तब्दीली सरकार को हफीज सेंटर की आग फौज ने बुझाई है। ये है औकात, ये है इनकी जमहूरियत की औकात। अच्छा, दूसरी बात आ जाए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चारों तरफ से जब आर्मी चीफ साहब ने एक बर वक्त कर लिया, इंक्वायरी का वेट करना चाहिए था। अब उधर से मुराद अली शाह साहब बयान दे रहे हैं, इधर से मरकज से जो हमारे शहबाज हैं, सारे शहबाज हैं, जो सारे खैर से ईगल हैं, बाज हैं, वो बयान कोई तेल लेके चला जा रहा है, कोई आग लगाने जा रहा है। ये ना करें, खुदा के लिए ये ना करें। आपने ये पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। अपनी जिद्दों, अपने अनाओं और अपने नैरेटिव के कैदी ना हो, इससे आगे निकलें। और ये हम फिर पीछे जा रहे हैं, किसी का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये ज़हन में रख लीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ, किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सदर ट्रंप के इंतखाबात को मुलतवी करने की तजवीज़ के बावजूद 2 हफ्ते के बाद अमरीकी इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने जा रहे हैं। सदारती इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग का अमल भी जारी है और अब तक 2 करोड़ से ज़ायद अमरीकी डाक के ज़रिए वोट को कास्ट कर चुके हैं। जबकि इस तर्ज अमल के ज़रिए वोटिंग पर सदर ट्रंप पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग के साथ 2020 के इंतखाबात जो हैं ये तारीख के सबसे ज़्यादा गैर यकीनी और फ्रॉड इलेक्शन होंगे। सियासी तज्ज़ियाकार सदर ट्रंप के ख़दशात को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप नवंबर के इंतखाबात हार गए तो वो यकीनी तौर पर इन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अब सवाल ये है
कि अगर सदर ट्रंप ने नताइज को तस्लीम नहीं किया तो फिर होगा क्या होगा? क्या ये वाकई ये सिस्टम इतना नाकाबिल एतबार है? जबकि जॉर्जिया में अपने हामियों से खिताब करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा जो मुकाबला है ये अमरीकी सदारती इंतखाब के बदतरीन उम्मीदवार जो बाइडन से है। मुझे अगर बाइडन से शिकस्त हुई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं शायद अमेरिका ही छोड़ जाऊँ। सदर ट्रंप के बयानात एक तरफ, लेकिन अमेरिका में होने वाले मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक जो बाइडन को इस साल की सदारती दौड़ में प्रेसिडेंट ट्रंप के मुकाबले में एक अहम और मुस्तहकम बरतरी हासिल है। नेट सिल्वर्स ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि इस वक्त बाइडन का इंतखाब जीतने का इम्कान जो है ये 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ ने इनकी कामयाबी का इम्कान 83.5% जो है ना बताया। लेकिन अहम बात यह है कि 2016 में भी पहले हिलरी क्लिंटन की जीत के बारे में बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की जा रही थी, लेकिन इंतखाबात के नताइज बिल्कुल ही जो है ना वो इन पेश गोइयों के उल्ट नज़र आए थे। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? क्या ये पेश गोइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी? दूसरी तरफ इस वक्त 3 अमरीकी रियासतें फ्लोरिडा, ओहायो और पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। स्विंग स्टेट्स का मतलब ऐसी रियासतें होता है जिन पर किसी एक जमात की हिमायत का लेबल ना लगा हो, और ये रियासतें माजी में मुख्तलिफ औकात में दोनों सियासी जमातों को जो है ना वो फतह दिलवाती रही हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार भी जीतते रहे हैं और डेमोक्रेट की भी। ये तीनों रियासतें हार जीत में फैसला कुन साबित हो सकती हैं, जबकि अमेरिका में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी जो कि पूरी अमरीकी आबादी का महज 1% है, लेकिन रियासत मिशिगन में इनका खासा असर रसूख है, और यहाँ पर रजिस्टर्ड जो मुसलमान वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,70,000 के करीब है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग के खालिया सर्वे के मुताबिक 78% अमरीकी मुसलमान वोटर रजिस्टर्ड हैं, और 2016 के मुकाबले में इनकी तादाद में 18% इजाफा हुआ है। माजी के सर्वे ये जाहिर करते हैं कि अमरीकी मुसलमान रिपब्लिकन उम्मीदवारों के मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की हिमायत की तरफ माइल रहे हैं। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी की हिमायत किसके साथ है, जबकि कल ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा जो है ना वो होने जा रहा है, इसकी क्या तैयारियां, इस पर भी मैं बात करूंगी। मुझे वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपका। खुरम शहजाद, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, ज़ाहिर इंतखाबी सरगर्मियों में भी ज़ाहिर तेज़ी आती जा रही है, अर्ली वोटिंग का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। देखा जाए तो अमरीकी सदारती इंतखाब जो है ये इस लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ होता है कि यहाँ पर सारा जो अमल दखल होता है और जो डिपेंड करता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। वो वहाँ से फैसला होता है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार जो है ना वो जीत रहा है। मतलब ये है कि ज़्यादा वोट लेने से नहीं जीता जाता, इलेक्टोरल कॉलेज के फैसले को देखा जाता है। 2016 के इंतखाबात भी आपको याद होंगे कि 30 लाख वोटों की बढ़तरी हासिल थी हिलरी क्लिंटन को, लेकिन इसके बावजूद वो हार गई। तो ज़रा ये बताइएगा कि किन रियासतों में ज़ाहिर आबादी के लिहाज से इलेक्टोरल जो वोट होते हैं, कॉलेज के वोट होते हैं, उस लिहाज से दिए जाते हैं। किन रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज़्यादा हैं आबादी के लिहाज से, नंबर 1। नंबर 2, कहा जाता है कि फिर इन्हीं रियासतों में ज़्यादा फोकस करते हैं सदारती उम्मीदवार। तो दोनों सदारती उम्मीदवार इस वक्त कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त ये दौड़ है बिल्कुल वो कांटेदार मुकाबले में तब्दील हो चुकी है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, टेक्सास, ये रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्टोरल जो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है। इस वक्त जो मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है वो फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और आयोवा, इन 5 स्टेट्स के अंदर इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला जारी है। इस वक्त थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप उधर रियासत पेंसिल्वेनिया में थे। कल जो बाइडन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ वहाँ पे रैली करेंगे पेंसिल्वेनिया में ही। और इसी तरह से जो इस वक्त जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जैसे मिशिगन के अंदर पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप को 10,000 वोटों से बढ़तरी हासिल हुई थी, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि उनको वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसी रियासत का मिशिगन रियासत का गवर्नर जो है वो जो डेमोक्रेट है उसने बयान दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। उस तरह से उसने भी इंडिकेशन दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार बाहर निकल रहा है। खुरम, ये बताइएगा, बड़ा क्राइसिस का साल रहा 2020 कोरोना वायरस के हवाले से। इस हवाले से आपको लगता है कि अमेरिका की जो तैयारियां थी, खुद अमरीकी अवाम ने उन पर जो है ना वो अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका ने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की और सबसे ज़्यादा अमवात भी वहीं पर हुई। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि किस माइंडसेट के साथ 2020 के इलेक्शन का जो वोटर है वो बाहर निकल रहा है?
जी फोकस जो वही है, जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं के अंदर ही फोकस है कि वहाँ पे जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जैसे रियासत फ्लोरिडा है वहाँ पे 29 इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं वो उनको जब इलेक्ट किया जाए 29 वोट्स ऐड होंगे जो भी जीतेगा। और पिछले 6 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वही प्रेसिडेंट बना है जिसने फ्लोरिडा को विन किया है। तो वहाँ पे उम्र रसीदा और स्पेनिश स्पीकिंग जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो एक कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन होती है जो है उसको जिताने में। तो इस दफ़ा जो उम्र रसीदा लोग हैं वो काफ़ी मायूस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनकी पॉलिसी से, हर तौर पर कोविड के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नाकामी है उसके हवाले से उनका काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो उस वजह से ये समझा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फ्लोरिडा में चैलेंज मिलेगा। लेकिन पेंसिल्वेनिया में चूंकि वहाँ पे जो यंग वोटर्स हैं उनकी तादाद जो अनडिसाइडेड है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अनडिसाइडेड जो वोटर्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ उनका इंक्लाइन है। तो उस वजह से ये कहा जा रहा है हो सकता है एक टाई की सूरत पैदा हो जाए। लेकिन अभी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एनालिस्ट के मुताबिक उन्होंने अपना जो फोकस है वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन से मूव करके ओहायो और जॉर्जिया की तरफ कर दिया है। अच्छा। तो उससे भी ये जो उनका जो नया एरिज़ोना खास तौर पे उन्होंने अपना फोकस एरिज़ोना की तरफ कर दिया है। और अभी तक दोनों उम्मीदवारों ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है अब तक 110 मिलियन सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाए हैं, ओवरऑल 1.2 बिलियन इन्होंने अपनी कैंपेन पर लगाए। अमरीकी अवाम के नजदीक नस्ली इम्तियाज मुल्क का जो है ना वो असल मसला है, बड़ा मसला है। और वोटर्स की बड़ी तरजीह भी इस बार इसलिए ज़्यादा होगी कि स्याह आम के हुकूक के लिए जिस तरीके से इस बार अमरीकी अवाम निकले, फिर वो जो तहरीक चली ब्लैक लाइव मैटर्स और जो स्याह आम लोगों के साथ वहाँ पर इस साल हुआ, ये चीज़ कितनी इफेक्ट करेगी, कितने अगेंस्ट जाएगी प्रेसिडेंट ट्रंप के? जो खवातीन है, रिपब्लिकन खवातीन है, वो तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को डैमेज होगा। जो खासतौर पे जो सबर्ब में मज़ाफ़ाती जो खवातीन है उनका प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जो रवैया है उसमें तब्दीली आई है, वो अब उसको पसंद नहीं कर रही। और लेकिन जो डेमोक्रेट का ओवरऑल जो पोजीशन रही है इसी नस्ल परस्ती के हवाले से वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जाती है। लेकिन विद इन रिपब्लिकन पार्टी उनको इतना खास चैलेंज नहीं रहा इस नस्ल परस्ती के, और ख़ासतौर पर जो उनके अपने बयानात थे वाइट सुप्रीमेसी के बारे में और उनको ना कंडेम करने के बारे में, तो उसके हवाले से विद इन रिपब्लिकन पार्टी खासतौर पर जो मेल डोमिनेंट जो वोटर्स हैं उनके अंदर तो नहीं है। लेकिन खवातीन के अंदर ये सर्वे के मुताबिक खवातीन के अंदर ये देखने में आया है कि उनको ये चैलेंजेस आए हैं। लेकिन ये जो सारे सर्वेज हैं वो मोस्टली जो डाटा कलेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपने कल देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना के अंदर उनका अकाउंट फाइंड किया जिसके अंदर उनका जो ट्रांजैक्शन थी चाइना के अंदर जो बिजनेस थी से उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ शो करने की कोशिश की कि देखें चाइना के साथ उन्होंने अपना ट्रेड वार और ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड और दूसरे जो मामला कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट पर रखा हुआ, लेकिन उनके अपने अकाउंट और बिजनेसेस वो चाइना के अंदर पाए जाते हैं। तो इस हवाले से अब अगर आप इस सारे अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल देखेंगे तो जो सर्वेज आ रहे हैं 57 मीडिया हाउसेज आउट ऑफ 52 मीडिया हाउसेज आर अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। तो उस हवाले से जो सर्वेज है उनके ऊपर भी एतमाद करना 2016 वाली प्रैक्टिस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाशिंगटन से मादी खुरम शहजाद हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।